हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरा क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था। अब प्राचीन भारत में अब तक के हम गुप्त वंश के बारे में संपूर्णतः पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा संगम वंश के बारे में जानते हैं और इसी वीडियो में आप संगम वंश और साथ में आपको गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहे, पूरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, बात करते हैं संगम काल। संगम काल को 300 BC से 300 AD तक के माना जाता है, यानी 600 साल इसका टाइम पीरियड बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र था, जो संगम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं संगम क्या था। संगम क्या था? संगम इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि तमिल कवि जो हुआ करते थे, उनका सम्मेलन होता था, उनको वे संगम के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इस कारण इसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। और संगम जो होते थे, ठीक है, तमिल कवि को जो संगम होते थे, ठीक है, तो इसको संरक्षण जो दिया गया, ये पांड्य राजाओं के द्वारा दिया गया। ठीक है, पांड्य शासकों के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार तीन संगमों का आयोजन हुआ। देखो, ये एक पुस्तक का नाम है, तमिल किंवदंतियाँ। ठीक है, इसके अनुसार 3 संगमों का उदय हुआ और सही संगमों को किए गए पूरे संगम काल में, जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप बोलते हो मुच्चंगम। ठीक है, थोड़े शब्द देखो इसमें, इस वंश में ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो मुच्चगम कहा गया है। तो प्रथम जो होता है आपका मदुरै में होता है, दूसरा आपका होता है कपाटपुरम में होता है, तीसरा आपका मदुरै में होता है। इससे संबंधित ऋषि अगस्त्य थे, इससे संबंधित अगस्त्य ऋषि थे, इससे संबंधित नक्कीड़ थे। ठीक है, द्वितीय जो आपका संगम होता है, इसमें आप देखते हो, इसमें एक ग्रंथ संबंधित था, जिस ग्रंथ का नाम नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, जो इससे संबंधित द्वितीय जो संगम होता है, इससे संबंधित जो ग्रंथ था, उसका नाम था, ये लिखा, ये तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम करके था, जो कि तोलकापियर के द्वारा लिखा गया था। ये इसी समय लिखा गया। ठीक है, द्वितीय संगम के समय। ठीक है, बात करते हैं इस संगम काल के बारे में, स्रोत की बात करते हैं कि आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो तमिल भाषा में ये संगम जितने भी हुए, ये तमिल भाषा के लिए हुए थे। ठीक है, इसमें जो ग्रंथ देखने को मिलता है आपको, एक मिलते हैं आपको तोलकाप्पियम, ठीक है, एतुतोके, पातु पत्तु और पत्तु पापातु, पदीन किले कणको, और 18 कविता का संग्रह बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तृतीय संगम से संबंधित थे, ये सारे ग्रंथ जो तृतीय संगम के समय लिखे गए। महाकाव्य में बात करें, एक बात महाकाव्य में आते हैं शिल्पपादिकारम, जिसको लिखने वाले कौन थे? इलांगो आदिगल। एक था मणि मेखले, जिसको लिखने वाले कौन थे? तिरुरत तक तकट तेवर, ये थे। जीवक चिंतामणि, जिसको लिखने वाले थे कौन थे? शीत लेसदत्त नार। ठीक है, तो थोड़े वर्ड अजीब अजीब से है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अगला बात करते हैं, जैसे मैंने बताया तोकलापियम, ये तो आपका तोकलापियर के द्वारा लिखा गया, द्वितीय संगम से संबंधित था। एतुतके, जिसको अष्ट संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये और पातु पपाते, ये 10 गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो, एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 गीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो पत्तु पपातु। ठीक है, ये है 10 कविताओं का संग्रह है। ये दोनों जो है आपके एतुतोकु और पातु पपातु, ये तृतीय संगम से संबंधित है, तो इसको याद रखना। अन्य स्रोतों में आपको देखने को मिलता है मेगास्थनीज, जो लेखक थे स्ट्रबो, फ्लिन, टोल्मी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 300 BC से स्टार्ट होते, तो उस समय तो मेगास्थनीज भी थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है, चोल पांड्य चेर के बारे में जानकारी इनके अभिलेखों से भी पता चलती है। क्योंकि संगम काल के जो 3 ये वंश थे महत्वपूर्ण, जिसमें चेर, चोल और पांडे, ये महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब इन वंश के बारे में देखते हैं, जानकारी देखते हैं क्या क्या इन वंश में कौन से शासक हुए। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले चेर राज्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं चेर राज्य की। छोटा छोटा है, ज़्यादा जानकारी इन वंश के बारे में नहीं है, तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है,
तो पहले आते हैं चेर राज्य, जिनकी राजधानी क्या थी, वांची, ठीक है, या करूर बोलते हैं या बाजीपुर बोलते हैं। तो इनके क्वेश्चन इस वन से यही आते हैं कि राजधानी क्या थी और प्रमुख शासक कौन सा था, बस, ठीक है। क्षेत्र की बात करें, आधुनिक केरला, केरला का जो मध्य भाग है, और तमिलनाडु का जो क्या नाम है आपका, पश्चिमी भाग है, इस क्षेत्र पर ये उनका हुआ करता था। बंदरगाह की बात करें, इस समय प्रसिद्ध बंदरगाह थे मुसीरी और टोंडी, ठीक है, ये इनके नियंत्रण में थे। किनके नियंत्रण में थे, 6 राज्य के। प्रतीक चिन्ह की बात करें, धनुष बाण इस वंश का प्रतीक था, ठीक है। और बात करें एक शिलालेख जिससे जानकारी इनके बारे में पता लगती है 3 पीढ़ियों की, वो था पुगलूर, पुगलूर शिलालेख था जिनसे जानकारी इनके वंश के बारे में पता चलती है, जो फर्स्ट BC का था, यानी पहले शताब्दी का था, ईसा पूर्व वाली, ठीक है। बात करते हैं, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम था अगस्टक्स, अगस्टक मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख शासक एक ही थे जिनका नाम था सेनगुट्टवन या सेंगुतुवन, ठीक है, सेंगुतुवन या सेनगुट्टवन, जिन्हें बोलते थे अच्छे चेर, इनको बोलते हैं कि अच्छे चेर के शासक थे। इन्होंने एक पत्नी पत्नी यानी पत्नी पूजा प्रारंभ की। तो पत्नी जिसको बोलते हैं आप कन्नगी पूजा, कन्नगी पूजा जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी पत्नी पूजा को बोलते थे कन्नगी पूजा, इन्होंने प्रारंभ की। सेंगुतुवन पर चीन में दूध भेजने वाले प्रथम थे, यानी चेर राज्य के द्वारा चीन में दूध भेजे गए। इसको आप याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, क्योंकि इस वंश के बारे में इतनी जानकारी तो प्राप्त है नहीं, तो इनके बारे में जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनको इन टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इनसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन जो अच्छे आते हैं वो यहीं से आते हैं। अब क्वेश्चन आसान नहीं आते, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। अगली बात करते हैं चोल राज्य की। चोल राज्य की राजधानी उरेर थी, ठीक है, तिरुचिरापल्ली के पास है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु पड़ता है, वहाँ पड़ती है उरेर, ठीक है। तो तमिलनाडु के मध्य भाग और ऊपरी हिस्सा जो आंध्र प्रदेश का है, उस पर इनका आधिपत्य था। प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ, क्या था, बाघ। महान शासक की बात करें इस वंश के, तो इस वंश के महान शासक वो थे आपके करिकाल, ठीक है, करिकाल थे। कावेरी पट्टम जिसको बोलते पुहार नगर बोलते थे, इसका निर्माण करवाते हैं कौन, कारिकल। और वेण्णी का युद्ध का जिक्र देखने को मिलता है। वेण्णी के युद्ध में इन्हीं करिकल ने, यानी इन चोल शासक करिकाल ने चेरों को और पांड्यों सहित 11 राजाओं को भी हराया था इस युद्ध में, वेण्णी का युद्ध, ठीक है, तो इसको याद रखना। अगली बात करते हैं पत्तिनपल्ले, पत्तिनपल्ले ग्रंथ है, इसमें इनकी जीवनी और सैन्य अधिकरण के बारे में लिखा है, करिकल के बारे में, ठीक है। और कावेरी नदी के किनारे इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया था, किन्होंने, करिकल ने। चोल शासक करिकल बहुत महान शासक थे, ठीक है, आपने फिल्म भी देखी होगी, फिल्म भी है इनके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अगले राज्य की बात करते हैं संगम काल के, इसका नाम था पांड्य राजा, ठीक है। पांड्य शासक के बारे में बात करते हैं, इनकी राजधानी हुआ करती थी कोरकोई, कोरकोई तमिलनाडु का क्षेत्र था, ठीक है, और थोड़ा मतलब जो कर्नाटक वाला एरिया पड़ता है ना, ये वाला, ठीक है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, मछली। तंगम संगमों को संरक्षण दिया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तमिल संगमों को अगर संरक्षण देने वाले कौन थे, पांड्य राजा थे। मेघानस्थी ने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया, वे कहते थे कि पांड्य जो राज्य था ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हैं संगम काल में शब्दावली क्या यूज होती थी, क्योंकि शब्दावली से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन शब्दावली को अच्छे से पढ़ना, चाहे गुप्त काल की किसी भी वंश की हो, शब्दावली से क्वेश्चन अब आ रहे हैं, क्योंकि अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। शब्दावली में बात करते हैं, पहले बात करें मंत्री, मंत्री को बोलते थे अमेचर, पुरोहित को बोलते पुरोहितार, दूत को बोलते दूतार, सेनापति को बोलते सेनापतियार, गुप्तचर को बोलते थे ओरार, ठीक है, धनी किसान को बोलते बेल्लाल, लोहार को बोलते थे कोलार, हलवाई को बोलते उनवार, बढ़ई को बोलते थे धेच्चर, और कुम्हार को बोलते कुयावर, भूमिहीन जो कृषक होते थे मजदूर, उनको बोलते थे वेल्लार, ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने वाले ब्राह्मण को कहते थे वेदियार, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। इस वंश के जो प्रमुख देवता थे वो आप कहते हैं मुरुगन थे, तमिल के भगवान बोले जाते हैं इनको। अन्य देवता की बात करें इसमें मयोन, मयोन जो विष्णु को बोलते थे, विष्णु भगवान को। अवंदन इंद्र भगवान को, ठीक है, और कृष्ण, वरुण और कोर्रा वही, ठीक है, ये उस समय के अन्य देवता थे। पुस्तक की बात करें इनकी, एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, इसका नाम है तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल, ठीक है, ये तिरुवल्लुर
तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। ये तमिल का बाइबल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, तमिल का बाइबल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसको याद रखना। यहाँ से आपको ख़त्म हो जाता है संगम काल, ठीक है। अब हम चलते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो गुप्तोत्तर के वंश के बारे में जानकारी देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश के जब भानुगुप्त अंतिम शासक आते हैं तो उस समय तक गुप्तोत्तर काल क्या होता है, आपका कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके बाद फिर नए नए वंशों का जो उनके अधिपत्य जो राज्य था, उस साम्राज्य में नए नए वंशों का उदय होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो उसको आप जानते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो 550 ईस्वी के आसपास की बात है, जब आपका गुप्त साम्राज्य क्या होता है, विखंडित हो जाता है। विखंडित मतलब कि कुछ भागों में टूट जाता है, नए नए राजवंशों का उदय होता है। तो स्वतंत्र राजवंशों का उदय होने शुरू हो जाता है, जिसमें पहले आते हैं मैत्रिक, ठीक है, मैत्रक वंश, जो कि वल्लभी में थे। पंजाब के हूण, मालवा के ओलिकर वंश और मगध के उत्तरगुप्त, कन्नौज के मोखरी, बंगाल का गौड़ राज्य और थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन। थानेश्वर का पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये सारे उत्तर भारत के सारे वंश हैं। उत्तर भारत में ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, सारे के सारे ये उदय जो हो रहे हैं आपके उत्तर भारत में हो रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के वंश के बारे में बात करेंगे कि इस समय दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश उदय हो रहे थे, वो हम दक्षिण के भारत के हिसाब से पढ़ेंगे, वो आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप समझिए, उत्तर भारत में इन वंशों का उदय हुआ गुप्त वंश के बाद, ठीक है। तो अब इन वंश के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला आता है वल्लभी। वल्लभी पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहाँ से उदय होता है वंश कौन सा, आपका मैत्रक वंश, जिनका इस वंश का टाइम पीरियड जो था वो 475 से 770 ईस्वी तक के रहा। इनकी राजधानी रहती थी वल्लभी। गुप्त शासक बुद्धगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था उत्तर भारत में, उस समय बुद्धगुप्त थे। उस समय इस वंश को स्वतंत्र वंश ये बनता है, ठीक है, वल्लभी में। हालांकि वल्लभी जो आपके गुप्त जो राजा है उनके अधीन था, ठीक है, लेकिन वे अपने आप को क्या करते हैं, एक स्वतंत्र वंश घोषित कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि गुप्त वंश क्या धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो गुप्त वंश में शासक थे वे सारे कमज़ोर थे, ठीक है। तो इसमें पहला आते हैं आपके, बात करते हैं भट्टार्क, ठीक है, क्या बात करते हैं, भट्टार्क। भट्टार्क जो थे 475 में सौराष्ट्र में मैत्रक वंश की स्थापना करते हैं। सौराष्ट्र का पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वल्लभी के पास ही। तो वहाँ से ये 475 में स्थापना करते थे। इनके पुत्र होते हैं धरसेन, क्या थे, धरसेन। धरसेनी क्या बने, सेनापति। धरसेन क्या बन जाते हैं, सेनापति बनते हैं इनके, ठीक है, और अपने पुत्र को ये सेनापति बनाते हैं। इनके उत्तराधिकारी स्वयं को महाराज एवं महासामंत कहते थे, ठीक है। अगले शासक की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण था द्रोण सिंह। द्रोण सिंह जिनके द्वारा उपाधि ली गई है, महाराज की उपाधि ली गई है। ये पहले शासक थे जिनने महाराज की उपाधि ली गई, नहीं तो ये अपने आप को महासामंत कहते थे, यानी कहीं ना कहीं ये गुप्तों के अधीन अपने आप को माना करते थे, ठीक है। द्रोण सिंह थे पहले शासक थे। अब बोलो स्वतंत्र शासक कोई थे तो वो थे द्रोण सिंह, ठीक है। अन्य शासक में ध्रुवसेन प्रथम आए, ध्रुवसेन द्वितीय आए। ध्रुवसेन द्वितीय के समय में हर्ष का दामाद, हर्ष के दामाद थे, ठीक है। हर्ष के प्रयाग सम्मेलन में शामिल हुए थे। हर्ष कौन, हर्षवर्धन, ठीक है, इनको नाम ध्यान रखना। हर्ष मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब प्रयाग सम्मेलन करवाता है तो उसमें ये भाग लेते हैं ध्रुवसेन द्वितीय। ये कौन थे, ये हर्ष के दामाद थे। और चीनी यात्री हैंसवेंग वल्लभी की यात्रा करता है इन्हीं के समय, ध्रुवसेन के सगन काल के समय। बौद्ध मतवानाई थे। वल्लभी जो मैत्रक वंश थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और अंतिम शासक की बात करें इस वंश के, वो थे शिलादित्य प्रथम, जो कि 767 तक रहा। उस समय जो अरब आक्रमणकारी थे उनके द्वारा इन्हें पराजित कर दिया गया। अगले वंश की बात करते हैं उत्तर भारत के, जिसका नाम है पंजाब का हूण वंश, ठीक है। पंजाब के हूण वंश को देखते हैं। पंजाब के हूण वंश में हूण मूलतः कहा कहते हैं मंगोल जाति के, जैसे मैंने आपको बताया था ये आपकी किस जाति से, बर्बर जाति से, आप जानते हो। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हूणों ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो तोड़माड़ के नेतृत्व में किया, तोड़माड़ के नेतृत्व में किया। आप जानते हो, आपको मैंने पढ़ाया था कि स्कंदगुप्त के समय सबसे पहले हूण का आक्रमण होता है, और वो हूण का नेतृत्व कौन करते हैं, तोड़माड़ करके शासक, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 458 की बात है, ये भी याद रखना, ठीक है। और 400
66 से 67। तोड़मान क्या करता है, दूसरी बार आक्रमण करता है भाई। एक बार तो आक्रमण 458 में करता है, दूसरी बार आक्रमण करता है 468 67 66 से 67 में। तोड़मान ने दूसरी बार आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त पुनः इसको हरा देता है। तो स्कंदगुप्त 2 बार ये पराजित हुआ, एक तो 458 में और एक आपका 466 67 में। फिर 484 में उन्होंने फिर दोबारा भारत पर आक्रमण किया। इस बार ये पूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं और भारत के कुछ भूभाग को जीत लेते हैं। तो कल्हण की पुस्तक मिलती है राजतरंगिणी, उसमें पता लगता है कि हुर्णों ने तोरमान और मेहरकुल का उल्लेख किया है, ठीक है, और कश्मीर भी हुर्णों के कब्जे में था। ये जानकारी आपको राजतरंगिणी जो कल्हण की पुस्तक है उससे मिलती है, ठीक है। तोरमान के बारे में थोड़ा आप समझते हैं। ये क्या था, एक विष्णु का उपासक था। इनने उपाधि दी थी, महाराज धीराज की उपाधि दी थी, ठीक है। इसका पुत्र मिहिरकुल था, जैसे कि मैंने आपको बताया मिहिरकुल को भी पराजित किया गया था गुप्त शासक के द्वारा, ठीक है। 515 में शासक बनता है, जबकि वी इसमत कहते हैं 502 में शासक बना, ठीक है। तो शासक तो इतना पूछना है नहीं कब बना, लेकिन तोरणमाल का पुत्र ही था मिहिरकुल, ठीक है। राजधानी की बात करें, यह राजधानी बनाता है साकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं, ठीक है। तो पंजाब के हुर्णों की राजधानी अगर कोई पूछे तो आपको टिक मारना है साकल यानी कि सियालकोट। चीनी यात्री हैंसुइंग के अनुसार थी, ठीक है। इसे भारतीय एटिला कहा गया है, ठीक है। बौद्धों का संहारक कहा गया है, यानी बौद्धों के लिए ये बहुत विनाशकारी था, यानी इन्हें बौद्धों के बिहार और स्पूतों को तुड़वाया भी था, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरी राजवंश, उत्तर भारत के तीसरे राजवंश, जिसका नाम था मालवा का ओलिकर वंश, ठीक है। मालवा में ओरिजिनेट हुए ओलिकर वंश 528 से 543, ये बहुत कम समय के लिए चला। इसमें प्रमुख सदस्य प्रकाश धर्मन, जिनको भगवत प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। 515 के शिलालेख, वो मंदसौर शिलालेख के, ठीक है, से जो उसके निकट रिष्ठलपुर से एक शिलालेख मिलता है, उससे उनके बारे में जानकारी पता लगती है, ठीक है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने तोरणमल को पराजित किया था। तोरणमल मैंने आपको बताया ये आपके हुन शासक थे, इनको इन्होंने पराजित किया था। अपराजित करने के बाद उपाधि ली थी अधिराज, अधिराज की इन्होंने उपाधि ली थी। इसी वंश में बात करते हैं, अगले शासक होते हैं यशोधर्मन, ठीक है, जो कि आपके एक विष्णुवर्धन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। जनेंद्र इनको कहा गया मंदसौर प्रशस्ति में, ठीक है। और बात करें मिहिरकोल को भी इन्होंने हराया था, उपाधि ली थी राजा धीराजा परमेश्वर की। 532 की ईस्वी की बात है जब इन्होंने मिहिरकोल को हराया था। राजधानी की बात करें मंदसौर, ठीक है। तो आप कह सकते हो मालवा के जो ओलिंकर वंश थे उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मंदसौर हुआ करती थी, तो इसको याद रखना, ठीक है। और अन्य अंतिम शासक जो होते वो थे द्रव्यवर्धन, ठीक है। बात करते हैं अगले वंश की, जिसका नाम है कन्नौज का मोखरी वंश। कन्नौज के मोखरी वंश की बात करते हैं, ठीक है। तो कन्नौज के मोखरी वंश, जो कन्नौज में आए उस वंश का नाम था मोखरी वंश था। गुप्त साम्राज्य के सामंत थे, सामंत मतलब जिनके अधीन थे, ठीक है। तो ये गुप्त साम्राज्य के ये अधीन थे। गुप्त वंश के निर्बल होने पर ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मगध के स्थान पर कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। अब क्या हुआ कि पहले जो केंद्र हुआ करता था मगध चलता आ रहा था केंद्र, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो मगध था। लेकिन जब मोखरी राजवंश के उदय के समय उस समय मगध ना बनकर अब राजनीतिक केंद्र जो बन गया आपका वो बन गया कन्नौज। अब कन्नौज पर अधिकार करना मेन हो गया। तो यही कारण है आप पढ़ते हो कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, ठीक है, प्रतिहार राजपूतों और के बीच में, ठीक है। प्रतिहार शासक और प्रतिहार हो गए, गुज्जर हो गए और राजपूत वंश, ठीक है, और सॉरी पल्लव वंश और प्रतिहार और राजपूत, इनके बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, वो कन्नौज के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि कन्नौज जो बन गया था राजनीतिक गतिविधियों का क्या बन चुका था, केंद्र बन चुका था। हम बात करते हैं मोखरी वंश, जो अपना कन्नौज का मोखरी वंश है, इसमें शासक की बात करते हैं। शासक इसमें आते हैं हरिवर्मा, जो कि संस्थापक माने जाते हैं इस वंश के। यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा, अनंत वर्मा, ईशान वर्मा। ईशान वर्मा के बारे में थोड़े जानते हैं, ठीक है। अपने नाम से सिक्के चलवाते हैं, ठीक है। हर परिस्थिति से जानकारी मिलती है, जो कि रवि शांति के द्वारा बनवाया गया था। इनके पुत्र थे सर्ववर्मा, इसने मगध भी जीत लिया था, ठीक है। तो ईशान वर्मा के बारे में इतने जान रखना कि इनके बारे में जानकारी हर परिस्थिति मिलते हैं। और अपने नाम सिक्के चलवाने वाले मोखरी वंश में कोई थे तो वो थे आपके ईशान वर्मा। अंतिम शतक की बात करते हैं, अंतिम शतक अवंती
वर्मा। इनके पुत्र थे ग्रह वर्मा। ठीक है, अब इनको समझना क्योंकि ग्रह वर्मा का विवाह होता है राज्यश्री, एक लड़की का नाम है राज्यश्री, जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन कौन है, ये आपको मैं बताऊंगा जब आपको मैं थानेश्वर का वंश पढ़ाऊंगा ना, पुष्यभूति वंश। ठीक है, इसको वर्धन वंश बोलते हो, तो उसी में सशक्त थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, जिनके पुत्र हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो उन्हीं हमने आप बोल सकते हो हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। ठीक है, यानी हर्षवर्धन किसी पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, तो इनकी जो राजश्री था इसका विवाह होता है ग्रह वर्मा के साथ। ठीक है, अब विवाह होते हैं और इनकी हत्या जो कर जाती है, ये कर दी जाती है देवगुप्त। देवगुप्त जो था वो ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। अब देवगुप्त कौन था, जो उत्तर गुप्त वंश था, मैं पढ़ाऊँ ना मगध का उत्तर गुप्त वंश, इस वंश का शासक था देवगुप्त। यह ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। और इस देवगुप्त की हत्या कौन करता है, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कौन था, प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन है आपका, प्रभाकर वर्धन इनका पुत्र था बड़े वाला, यानी हर्षवर्धन का बड़ा भाई। राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। और जब देवगुप्त को मार देता है राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन को कौन मार देता है, शशांक। शशांक कौन था, बंगाल का गौड़ राज्य जो था उसका शासक था शशांक। ये हर्षवर्धन को मार देता है। और यह बात जब हर्षवर्धन को पता लगता है कि मेरे बड़ा भाई मारा गया, तो हर्षवर्धन क्या बंगाल के गौड़ राज्य पर अपना अभियान शुरू कर देता है और हर्षवर्धन इसको पराजित कर देता है। और साथ में आपके जो उत्तर मगध के देवगुप्त थे उनको भी पराजित कर देता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल का गौड़ राज्य। ठीक है, बंगाल का गौड़ राज्य। ठीक है, बंगाल का गौड़ राज्य में इसमें शासक कौन थे, मेन शशांक थे, और कोई जानकारी मिलती नहीं। हर्षवर्धन के समकालीन था, उपाधि लेता है महासामंत की। रोहतासगढ़ अभिलेख से पता लगता है इस बारे में। राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण, ये याद रखना। ठीक है, मित्रता इसकी थी उत्तर गुप्त से, शत्रुता रखता था किससे, मोखरियों से और वर्धन से। ठीक है, जब इन्होंने मोखरी वंश के ग्रह वर्मा की हत्या की थी। ठीक है, और ये हर्षवर्धन से क्या हो गया, पराजित हो गया था। ठीक है, हर्षवर्धन से पराजित हो गया और फिर उससे उसके अधीन रहने लगा। 619-20 में शशांक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अन्य नाम करे बात करें, शशांक का अन्य नाम क्या था, शशांक का नाम जो था नरेंद्र गुप्ता था। ठीक है, नरेंद्र गुप्त था, शैव अनुयायी था यो। ठीक है, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव और आपके नंदी आकृतियाँ देखने को मिलती है। बौद्ध संघार किसको कहा गया है, यानी बुद्ध के विहार और क्या बोल लो इस पुतों को तोड़ा। 7 ने बोध गया का जो बोधि वृक्ष, इसको भी इनने कटवा के गंगा में फेंकवा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन था। ठीक है, तो याद रखना। बात करते हैं अगले वंश की, मगध का उत्तर गुप्त वंश। मगध का उत्तर गुप्त वंश की बात करते हैं। ठीक है, तो मगध का उत्तर गुप्त वंश जो कि 480 से 730 ईस्वी तक चला। इसके प्रथम शासक जो थे वो थे कृष्णगुप्त थे, 480 से 500 तक। असफगढ़ अभिलेख के अनुसार, ठीक है, गया जिलों पर इनका आधिपत्य था। ठीक है, और इसी ठीक है, और हर्षगुप्त, जीवितगुप्त इस वंश के क्या है, ये आपके शासक है बहुत सारे। कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, आदित्य गुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त के द्वारा इसने भानुगुप्त की सहायता की थी हुन्नों को हराने में, ये ध्यान रखना। कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा मैंने आपको बताया था भी, ईशान वर्मा जो ऊपर वंश पढ़ाया था। ठीक है, उसे मैंने पढ़ाया था आपको, ये देखो अगर आप भूल गए हो तो ईशान वर्मा ये रे। ठीक है, ये रे ईशान वर्मा। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, मोखरी वंश के, तो इनकी इन्होंने सहायता की थी युद्ध में। ठीक है, कुमारगुप्त ने। ठीक है, इनकी और दामोदर गुप्त के काल में पूना मोखरी उसने मगध को जीत लिया। ठीक है, यानी दामोदर गुप्त का काल आया तो मोखरी पूना जीत लेते हैं मगध को। आदित्य गुप्त ने राज्य अपना बिहार, यूपी, मध्य, उत्तरी बंगाल तक फैला दिया और 3 अश्वमेध यज्ञ इसने करे आदित्य गुप्त ने। अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक जो था वो था आपका जीवित गुप्त सेकंड। ठीक है, इसने यशोवर्मन से पराजित हो गया तथा उत्तर गुप्त वंश को समाप्त हो गया। यशोवर्मन से हार जाता है और इस वंश का समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले उत्तर भारत के राजवंश के बारे में। इसका नाम है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, जिनको आप हर्षवर्धन के वंश के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये हरियाणा में था। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, इस शासक का वर्णन मधुबन परिस्थिति से प्राप्त होता है। प्रमुख शासक की बात करें, इसमें पुष्यभूति थे जो संस्थापक थे।
हर्षचरित से वर्णन मिलता है। हर्षचरित जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो इसमें जानकारी मिलती है कि पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। अन्य शासक नरवर्धन थे, राज्यवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, तो इसी वंश के प्रभाकर वर्धन थे। तो इनके बारे में देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रथम शक्तिशाली शासक कोई थे? प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राज्यश्रिया, और सॉरी राज्यश्री, जिनका विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। मैंने आपको ऊपर कहानी बता दी, अब मैं दोबारा कहानी नहीं बताऊंगा वह। ठीक है, तो ग्रहवर्मा से विवाह होता है। उपाधि की बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन आपकी परम भट्टारक और महाराजा धीराजा की उपाधि लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इस वंश में। अब बात करते हैं, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इस वंश पर अब्जा आपका, ठीक है, अब शासक कौन आते हैं? राज्यवर्धन। ठीक है, अब शासक आते हैं राज्यवर्धन। राज्यवर्धन 604 ईस्वी में थानेश्वर पर हुनों का आक्रमण को रोकते हैं। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है? प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ जाते हैं। तो प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ जाते हैं तो वे राज्यवर्धन को थानेश्वर का शासक बना देते हैं। ठीक है, और बहन राजश्रिया का विवाह जो आपके वो होते हैं मोखरी वंश के शासक, ठीक है, जिनका नाम था ग्रहवर्मा, उनके साथ कर देते हैं। और जबकि देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को फिर राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देते हैं, और शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया धोखे से। ठीक है, 606 में थानेश्वर का राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है, और हर्षवर्धन इन पर अभियान करना शुरू कर देता है और इनको पराजित कर देता है। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन की। ठीक है, जो कि राज्यवर्धन के भाई थे। ठीक है, और आपके प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे दरबारी कवि की बात करते हैं। बाणभट्ट थे, हरिदत्त थे, जयसेन थे, मातंग, मयूर, दिवाकर मिश्र, ये इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इनकी एक बहन थी राज्यश्रिया। आप जानते हो राज्यश्रिया का विवाह शशांक की कैद में चली गई थी, क्योंकि शशांक ने जब उसे मार दिया था, क्या नाम है, राज्यवर्धन को, तो इसकी बहन शशांक के कब्जे में आ गई थी। तो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है हर्षवर्धन, खोज में पड़ जाता है, और विंध्याचलों के जंगलों में उसकी बहन मिलती है उसे। ठीक है, ढूंढ लेता है। वो किसकी हेल्प से ढूंढता है? दिवाकर मित्र, जो दिवाकर मित्र इनकी दरबारी कवि थे, इनकी हेल्प से इनकी बहन को, अपनी बहन को ये खोज लेता है। ठीक है, ठीक है, और फिर राजश्री को क्या करता है? कन्नौज की उत्तराधिकारी के रूप में शासक बना देता है। ठीक है, बैठाता है, अपनी बहन को बैठा देता है, लेकिन वास्तविक शासन तो हर्षवर्धन ही चलाता है। तो आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन ने अपना थानेश्वर और कन्नौज दोनों पर आधिपत्य किया, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। आगे देखें, कन्नौज को राजधानी बनाएगा अपनी। ठीक है, बात करते हैं, इसने तीन नाटक लिखे इसने। एक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की है। ठीक है, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। कन्नौज को राजधानी बना ली इनने। ठीक है, हर्षवर्धन ने। बात करते हैं कश्मीर पर, पंजाब पर, कामरूप को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर इसका आधिपत्य था। जब मैं आगे वंश पढ़ाऊँ, कश्मीर के राजवंश पढ़ाऊँगा, तो उसमें कामरूप का वंश भी आता है। तो इन तीन क्षेत्र वाले हिस्सों को छोड़कर सारे उत्तर भारत पर इसका लगभग आधिपत्य था। ठीक है, राजा भास्कर वर्मन से मित्रता थी इसकी। ठीक है, बात करते हैं 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो जाती है, और 630 ईस्वी में गौड़ क्षेत्र यानी बंगाल पर भी अधीन अपना कर लेता है। अब वल्लभी राजा ध्रुवसेन, जैसे मैंने ध्रुवसेन जो थे उनके समकालीन था, ठीक है, को भी हरा देता है और उनको अपने अधीन कर लेता है। जैसे मैंने बताया था, इनने दामाद बना लेते थे। ठीक है, इसको ध्रुवसेन को, क्यों? क्योंकि देखो, अगर इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है तो भैया आपको अपना विश्वास पात्र चाहिए ना। तो विश्वास पात्र के लिए क्या करते थे? ये वैवाहिक संबंध बनाते थे। ठीक है, तो सिंध राजा शूद्र जो थे, बौद्ध अनुयायी थे, इनको भी इन्होंने हरा दिया। ठीक है, और वातापी के जो चालुक्य थे, पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं, और हर्ष को पीछे हटना पड़ गया, यानी हर्ष को पीछे हटना पड़ गया। बात करते हैं, इसने कश्मीर, नेपाल, उड़ीसा को भी जीत लिया। 641 में दूध बेचते हैं चीन में अपने। ठीक है, तो 641, 643, 646, तो 3 बार ये चीन में दूध भेजते हैं अपने। उपाधि की बात करें, उपाधि इन्होंने ली थी शिलादित्य और त्रपातशील, ये याद रखना। ठीक है, दक्षिण भारत के शिलालेखों में हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, प्रमुख अभिलेख की बात करें, वंशखेड़ा का और मधुबन अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है,
बात करते हैं हम हर्षवर्धन। हर्षकालीन जो ताम्रपत्र थे, 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। इसके इस वंश में कर जो मिलते हैं, 3 कर मिलते हैं। एक आपको मिलता है भाग कर, जो कि राजकीय भूमि का 1/6 भाग हुआ करता है। हिरण्य कर, जो व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर था। और बलि कर, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था, ये याद रखना। और अधिकारी की बात करें, राजस्थानीय, जिसको प्रांत का अधिकारी होता था, भुक्ति का शासक होता था। बलाधिकृत सेनापति, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष, बृहदाश्वर अश्वसेनाध्यक्ष, मीमांसक न्यायाधीश, और चाटभाट वैतनिक और अवैतनिक सैनिक को बोलते चाटभाट। और महत्तर बोलते गांव के मामलों की देखभाल करने वाला। ठीक है, बात करते हैं हर्षवर्धन के जो पूर्व जो थे पूर्वज जो थे, भगवान सूर्य और शिव के उपासक थे। ठीक है, प्रारंभ में ये भी शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म, दिवाकर मित्र जो थे, इनके मित्र थे। और ये एक वो थे बौद्ध भिक्षुक, वो बौद्ध आचार्य थे। ठीक है, तो इनके संपर्क में आकर ये बाद में क्या बन जाता है, ये भी बौद्ध बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, फिर हर्षवर्धन का किस वंश से हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? पहले ये शैव धर्म को मानता था, बाद में ये बौद्ध को इन्होंने मानना शुरू कर दिया। महासभा का आयोजन होता था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? ह्वेन-त्सांग ने की। विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के आचार्यों को बुलाया इसने। इस सभा में क्या हुआ? बहुत उपद्रव हुआ। तो इस अवसर पर क्या हुआ? संधाराम ने ब्राह्मणों ने आग लगा दी। संधाराम में ब्राह्मण जो करते हैं आग लगा देते हैं। अच्छा, संधाराम आग लगा देते तो ये क्या करता है? हर्षवर्धन 500 ब्राह्मणों को अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। इस कारण इसको कहा जाता है कि ब्राह्मण विरोधी कहलाया। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण विरोधी कौन से शासक थे? ये थे आपके हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसने क्या किया? कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध सभाएं आयोजन करी, जिनको महाबोधि परिषद बोलते हैं। ये हर 5 वर्ष में होती थी। ठीक हो, तो इस तरह हमने देखा कि हमने पूरा आपको पूरा जो गुप्तोत्तर काल था, जिसमें आपने 5-6 वंश पढ़े, इन 5-6 वंशों को पूरा पढ़ा दिया और आपका संगम वंश भी पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ठीक है। अब कल से हम आपको पढ़ाएंगे आगे, इसके आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आपको दक्षिण भारत के, क्योंकि आपने उत्तर भारत के जान लिया, उत्तर भारत में कौन कौन से गुप्त वंश के बाद कौन कौन से राजवंश उदय हुए। ठीक है, जिसमें आपको मैंने पल्लव के मैत्रिक पढ़ाया, पंजाब के होंड पढ़ाया, मालवा का ओलिकर वंश पढ़ाया, मगध का उत्तरगुप्त, कन्नौज के मोकरी, बंगाल का गौड़, और आपका थानेश्वर का पुष्यवती वर्धन वंश। ठीक है, अब आपको दक्षिण भारत में बताता हूँ, दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश उदय अब हो गए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।